नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट फिर से शुरू करने के निर्णय के बारे में। ईरान ने आज यानी कि 4 जनवरी 2021 को यह जानकारी दी मीडिया के सामने कि ईरान की गवर्नमेंट ने अपने फोर्डो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट पर 20% यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोसेस शुरू कर दिया है। इसके क्या मायने हैं और इसका क्या मतलब है, ईरान न्यूक्लियर डील की हिस्ट्री क्या रही है पिछले 5 सालों में, इन सब बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो 4 जनवरी को ये न्यूज़ ईरान गवर्नमेंट के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने मीडिया के सामने दी कि हमने 20% यूरेनियम एनरिचमेंट करना शुरू कर दिया है एट द फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो कि 2015 के ईरान न्यूक्लियर डील का एक स्पष्ट वायलेशन है। अब इससे पहले कि हम ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में डिटेल में जानें, इस वक्त जनवरी फर्स्ट वीक में 2021 में कुछ ऐसे घटनाक्रम चल रहे हैं पर्शियन गल्फ में जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सब इसी न्यूज से रिलेटेड है। तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी हर साल ईरान की न्यूज आती ही है। 2020 की शुरुआत हुई थी ईरान के टॉप मोस्ट जनरल कासिम सुलेमानी की एक यूएस एयर स्ट्राइक में मौत से, और उस समय भी यूएस और ईरान के बीच में टेंशंस काफी बढ़ गए थे। इस वक्त 3 जनवरी को कासिम सुलेमानी की जो एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी, उसको इराक और अन्य कई देशों में जो मोस्टली शिया मेजॉरिटी वाले देश हैं वहां पर सेलिब्रेट किया गया और कई लोग सड़कों पर उतरे इनके फोटोग्राफ्स लेकर, प्लेकार्ड्स लेकर। और इसी बीच यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने ये घोषणा करी आज सुबह कि हमारा यूएसएस निमिट्स एयरक्राफ्ट कैरियर पर्शियन गल्फ में कुछ दिन और रहेगा। यूएसएस निमिट्स अमेरिकन नेवी के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर जहाजों में से एक है और ये पिछले 2 महीनों से पर्शियन गल्फ में ये तैनात है। अब पर्शियन गल्फ में अगर कोई जहाज है तो उसका डायरेक्टली यूएस का यही पर्पस होता है कि ईरान को थ्रेटन करना। तो ये ईरान को थ्रेटन कर रहा था यूएसएस निमिट्स। अब ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली कोई मिसाइल दाग रहे हैं, लेकिन उसका वहां पर होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक जेस्चर है। यूएस नेवी पहले इसे फिर से अमेरिका बुलाने वाली थी, लेकिन अब ये प्लान कैंसिल कर दिया गया है और कुछ समय तक यूएसएस निमिट्स अब पर्शियन गल्फ में ही रहने वाला है। आज शाम ही एक और डेवलपमेंट हुआ कि साउथ कोरिया के एक टैंकर को ईरान की नेवी ने सीज कर लिया। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इस साउथ कोरियन टैंकर को पर्शियन गल्फ में अपने कब्जे में लिया है और आरोप ये लगाया है कि ये पॉल्यूशन कर रहा था, कुछ केमिकल्स इससे लीक हो रहे थे। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से एक उकसाने वाली कार्रवाई है। तो थिंग्स आर गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग इन द पर्शियन गल्फ। आने वाले कुछ दिन शायद आपको काफी इंटरेस्टिंग न्यूज यहां से देखने को मिलेगी और जो भी होगा स्टडी आईक्यू से डेफिनेटली कवर करेगा। अगर आप इस तरह के वीडियोस की अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते तो मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। महिपाल राठौड़ मेरा हैंडल है, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, और यही नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा जहां पर आप मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू का यूपीएससी स्मार्ट कोर्स आईएएस एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए आपकी मदद करेगा। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल फोन की मदद से ही तैयारी कर सकते हैं। ये कोर्स मोबाइल फोन पर भी उपलब्ध है, कंप्यूटर, लैपटॉप पर भी आप इसको अवेल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट studiiq.com विजिट कीजिए। अब हम बात करते हैं ईरान और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। तो ईरान पर यह आरोप कई सालों से लगते आ रहे हैं कि वो सीक्रेटली एक न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम डेवलप कर रहा है जिससे उसके पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो दुनिया में कहीं पर भी न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च कर सकता है। तो ये आरोप ईरान पर 90s से लगते आ रहे हैं। हालांकि ये सोचने वाली बात है कि ईरान जैसे देश के पास ये टेक्नोलॉजी आई कहां से। तो आप जानकर काफी हैरान होंगे कि 1979 तक यूएस और ईरान के रिलेशंस बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि ईरान का जो शाह था वो सीआईए के द्वारा ही तख्ता पलट करवाकर, डेमोक्रेटिक सरकार का तख्ता पलट करवाकर गद्दी पर बिठाया गया था। ही वॉज ब्रॉट टू पावर बाय द सीआईए। तो ये जो शाह ऑफ ईरान थे, इनके सरकार के टाइम पर ही यूएस ने सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू करवाया था ईरान का, ताकि बिजली बनाई जा सके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से, जैसे भारत और अन्य देशों में भी हुआ था। लेकिन ईरान ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया वेपन्स प्रोग्राम के लिए, ऐसा सभी देश आरोप लगाते थे। 2003 में ये समस्या बहुत बढ़ गई थी, तब यूनाइटेड नेशंस ने ईरान पर सैंक्शंस लगाए, बहुत ही जबरदस्त इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए ईरान पर कि ईरान बाहर दूसरे देशों के साथ आसानी से ट्रेड नहीं कर सकता, अपना ऑयल नहीं बेच सकता था ग्लोबल मार्केट में। लेकिन ईरान फिर भी नहीं माना कि हमारा कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम था। 10 साल के सैंक्शंस के बाद ईरान की इकोनॉमी की हालत इतनी खराब हो गई कि ईरान फाइनली नेगोशिएशन की टेबल पर आया और उसने इन 6 कंट्रीज के साथ, P5+1 कहते हैं इन्हें क्योंकि P5 परमानेंट 5 मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स प्लस जर्मनी भी था और बाद में ईयू भी शामिल हो गया था। इन सभी देशों के साथ मिलकर एक न्यूक्लियर डील साइन करी 2015 में। वैसे
इन प्रिंसिपल ये 2013 दिसंबर में ही इन्होंने कह दिया था कि हम एग्री कर जाएंगे, लेकिन डील को साइन होते होते, पूरा खाका तैयार होते होते ही 1.5 साल चला गया। तो 2015 जुलाई में ये डील साइन होती है, जिसका ऑफिशियल नाम क्या था? जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA, ये इसका ऑफिशियल नाम था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना अगर नोट्स लिख रहे हो तो। और इसको कई बार P5+1 डील भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 देश थे प्लस जर्मनी एक तरफ, प्लस EU भी, और दूसरी तरफ कौन था? ईरान। तो इन देशों ने मिलकर ये ईरान न्यूक्लियर डील, इसको आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता था, ये साइन करी 2015 में। 2016 जनवरी में ये इफेक्टिव हुई, लागू हुई। इस डील में क्या कहा गया था ब्रीफली आपको बता देता हूं। देखो, ईरान को यह कह दिया गया कि आप एनरिचमेंट 3.67% से ज्यादा नहीं कर सकते। इतने कम परसेंटेज एनरिचमेंट पर न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं किए जा सकते। 90% तक एनरिचमेंट चाहिए, तब जाकर आप न्यूक्लियर हथियार बना सकते हो। दूसरा, जो सेंट्रीफ्यूजेस होते हैं उनकी संख्या कम कर दी जाएगी। तो उस वक्त ईरान के पास लगभग 20,000 सेंट्रीफ्यूज थे, जिनमें से वो केवल 6,000 रख सकता था, बाकी सारे उसको सरेंडर करने थे। और फाइनली, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के इंस्पेक्टर्स को एक्सेस मिलेगा कि वो जब चाहे, जहां चाहे, ईरान की न्यूक्लियर साइट को विजिट करके ये देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि कहीं न्यूक्लियर वेपन्स तो नहीं बनाए जा रहे। हालांकि उनको एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर्स कहीं भी जाकर ईरान में कोई भी न्यूक्लियर साइट को देख सकते हैं। अब ये एनरिचमेंट क्या होता है? देखो, जो यूरेनियम नेचुरली हमें मिलता है उसमें मेनली 3 आइसोटोप होते हैं, यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 234। इनमें से सबसे काम का होता है यूरेनियम 235। 235 का परसेंटेज बढ़ाना पड़ता है नेचुरल यूरेनियम में, उसी प्रोसेस को कहा जाता है एनरिचमेंट। तो जब एनरिचमेंट 90% के आसपास पहुंच जाता है U235, तब उससे हथियार बनाए जा सकते हैं, वेपन्स बनाए जा सकते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब। और अगर 20% के आसपास एनरिचमेंट है तो वो मेडिकल रिसर्च में काम आता है। उससे, जैसे आपने रेडियोथेरेपी का नाम सुना होगा, वहां पर उसका इस्तेमाल हो सकता है। और 3 to 5% अगर एनरिचमेंट है तो उससे बिजली बनाई जा सकती है। ये इसके यूजेस होते हैं। तो बेसिकली ईरान को इन्होंने लिमिट कर दिया था इस 3 to 5% वाले कैटेगरी में, ताकि ईरान अपनी बिजली तो बना सके न्यूक्लियर रिएक्टर से, लेकिन वेपन्स डेवलप ना कर सके। ईरान में 2 यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज थी, नतांज और फोर्डो। तो नतांज वाली फैसिलिटी में यह तय किया गया इस डील के तहत कि मैक्सिमम 5,000 सेंट्रीफ्यूजेस होंगे 10 साल के लिए, और फोर्डो वाली फैसिलिटी में कोई एनरिचमेंट नहीं होगा 15 साल तक। तो इसमें एक तो टाइम लिमिट थी, ये इसका एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म भी था इस डील का, कि 10 साल और 15 साल आपने तय कर दिया, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या ईरान फ्री है? वो चाहे तो न्यूक्लियर वेपन बना ले। तो फोर्डो वाली फैसिलिटी, जो काफी सिक्योर फैसिलिटी है ईरान की और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पूरी तरह से एनरिचमेंट का काम बंद करके एक न्यूक्लियर फिजिक्स और टेक्नोलॉजी सेंटर में कन्वर्ट किया जाएगा, ऐसा इस डील में तय किया गया था। तो इस पूरी डील का एम यह था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने से कुछ साल दूर हो जाए, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी उनके पास है, उनसे टेक्नोलॉजी कोई नहीं छीन रहा था। अगर आप बिजली बना रहे हो तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर रिएक्टर्स तो हैं, लेकिन ईरान को इतना क्रिपल कर दिया गया, ईरान को इतना पंगु कर दिया गया कि वो 1 साल के अंदर अंदर, मिनिमम 1 साल का समय लगाएगा अगर उसको एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है। तो बेसिकली टारगेट ये था कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से दूर किया जाए, है ना। और इस बीच अगर वो बनाने की कोशिश करेगा तो 1 साल में पता चल ही जाएगा, क्योंकि IAEA के इंस्पेक्शंस चलते रहेंगे। और दूसरी ओर ईरान को क्या मिला? जो 10 साल से सैंक्शंस लगे हुए थे, जिसके कारण ईरान की इकोनॉमी बहुत ही खराब हो गई थी, उन सैंक्शंस को हटा दिया गया। ईरान के जो ग्लोबल एसेट्स थे उनको डी फ्रीज कर दिया गया, उसके पैसे अटके हुए थे इंटरनेशनल मार्केट में, वो एक्सेस कर पाया। भारत जैसे देशों को ईरान तेल बेच सकता था। इस तरह के काफी फायदे ईरान को भी इस डील से हुए थे। लेकिन फिर आते हैं जनाब डोनाल्ड ट्रंप, और उनका एक चुनावी वादा यही था कि मैं ईरान डील को कैंसिल कर दूंगा। तो वो आए और उन्होंने 1.5 साल के अंदर अंदर ही इस डील को खत्म कर दिया यूएसए की तरफ से। लेकिन अब याद रखना कि यहां पे कितने देश थे? P5+1। तो यहां पर 6 देश थे, उनमें से यूएस एक था। तो यूएस विड्रॉ कर गया था इस डील से, लेकिन बाकी देशों ने विड्रॉ नहीं किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। तो 2018 मई के महीने में ट्रंप ने अपनी तरफ से यूनिलैटरली इस डील से विड्रॉ कर लिया यूनाइटेड स्टेट्स को, और कहा कि मैं मैक्सिमम प्रेशर तेहरान पर लगाऊंगा, यानी कि फिर से वो सैंक्शंस लगेंगे जो 2003 से जारी थे, और उन सैंक्शंस की मदद से हम ईरान को फिर से नेगोशिएटिंग टेबल पर लाएंगे। और इसके बाद से लगातार ईरान और यूएस के बीच में टेंशंस चली आ रही हैं, और 2 बार ऐसा हुआ है कि ऑलमोस्ट लड़ाई के कगार पर भी आ गए थे। जैसे लास्ट ईयर मैंने आपको बताया, जनवरी फर्स्ट वीक में ऐसा लग रहा था कि यूएस ईरान के बीच में एक छोटा मोटा युद्ध हो सकता है, लेकिन थैंक गॉड हुआ नहीं। अब ईरान ने यूएस के विड्रॉल पर क्या प्रतिक्रिया करी? तो देखो 2018 में ईरान ने यह कहा था कि यूएस चला गया, लेकिन बाकी के 5 देश तो हैं, तो हमने जो डील साइन करी थी हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन 2019 आते आते अगेन उन सैंक्शंस के कारण ईरान की स्थिति खराब हुई। ईरान ने यूरोपियन देशों को बोला कि आप कुछ मदद करो, वो देश कुछ कर नहीं पाए। तो ईरान ने अपनी तरफ से इस
न्यूक्लियर डील के प्रिंसिपल्स को वायलेट करना शुरू किया। तो ईरान ने धीरे धीरे एनरिचमेंट बढ़ाना शुरू किया, ईरान ने सेंट्रीफ्यूजेस का नंबर बढ़ाना शुरू किया, और अभी जो ये फोर्डो वाली साइट है इसमें एनरिचमेंट किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बहुत ही सिक्योर साइट है। इनफैक्ट इसको सैटेलाइट से अगर आप देखें तो इसमें आपको कुछ नजर नहीं आएगा, सिर्फ एक स्ट्रक्चर नजर आता है, बाकी पूरी साइट जमीन के अंदर बनाई गई है। इट इज कंप्लीटली अंडरग्राउंड, तो इस पर बॉम्बार्डमेंट करके भी कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर अभी 2 महीने पहले नवंबर के महीने में ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अलेजेडली इजरायली एजेंट्स ने मार दिया था। तो उस समय भी काफी ईरान गुस्सा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि ईरान कुछ थ्रेटनिंग कर सकता है, लेकिन किया नहीं। लेकिन नवंबर 2020 में एक और बहुत बड़ा बदलाव हुआ ग्लोबल पॉलिटिक्स में। डोनाल्ड ट्रंप अब यूएस प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे। 20 जनवरी 2021 से जो बाइडन यूएस प्रेसिडेंट बनेंगे। और जो बाइडन ने अपने चुनावी प्रचार में ये बात कई बार कही थी कि मैं ईरान न्यूक्लियर डील को फिर से ज्वाइन करने के फेवर में हूं। मैं चाहता हूं कि हम फिर से उस डील को ज्वाइन कर लें जो डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस को विड्रॉ करवा लिया था जहां से। दूसरी ओर ईरान भी बार बार ये कहता आया है, इनफैक्ट 21 दिसंबर को ही ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि अगर यूएस और यूरोपियन कंट्रीज अपने वादे निभाते हैं तो ईरान ने जो ये कदम उठाए हैं एनरिचमेंट के पिछले 1-1.5 सालों में, हम इनको फिर से रिवर्स कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अपने कमिटमेंट को मानते हैं तो हम भी अपने कमिटमेंट्स को अपनी तरफ से रखेंगे। अब ऐसा माना जा रहा है कि जो बाइडन डेफिनेटली इस डील में फिर से यूएस को साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि रिसेंटली जो बाइडन के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जो 20 जनवरी को उनकी कैबिनेट में शामिल होंगे, जेक सलिवन, इन्होंने एक इंटरव्यू में वॉल स्ट्रीट जर्नल को यह बात कही थी कि हम यानी कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इस डील को फिर से रीज्वाइन करेगा। तो जो बाइडन के मंत्रियों ने और उन्होंने खुद ने संकेत तो पूरे दिए हैं कि हम इस डील को फिर से रीज्वाइन कर लेंगे, लेकिन क्रिटिक्स का यह कहना है कि जो बाइडन को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील से विड्रॉ कर ही लिया है, तो अब जब आप फिर से ज्वाइन करोगे तो कम से कम कुछ तो चेंजेस लाओ, उस डील को और बेहतर बनाओ। उस डील में, पुरानी वाली में प्रॉब्लम क्या थी कि ईरान की मिसाइल प्रोग्राम के बारे में कोई बात नहीं कही गई थी। ईरान फ्री है, जैसे चाहे जितनी लंबी दूरी की मिसाइल बना सकता है। और दूसरा, ईरान कई सारे लोकल वॉर्स में इन्वॉल्व है, आप जानते होंगे, येमेन का गृह युद्ध है, सीरिया है, कई देशों में ईरान का बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है। वो हर जगह एक कोल्ड वॉर चला रहा है। तो उस ईरान के इन्फ्लुएंस को भी लिमिट किया जाए, उसको भी रोकने की कोशिश करी जाए फिर से अगर ज्वाइन करते हैं। तो अगर ये JCPOA 2.0 आता है तो ये पुराने टर्म्स पर नहीं आना चाहिए, इट शुड कम ऑन सम न्यू टर्म्स। तो देखते हैं आने वाले कुछ महीनों में क्या होता है। शायद जो बाइडन कुछ हफ्तों के अंदर ही इस ईरान डील पर फिर से कुछ नेगोशिएशन कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। हम देखेंगे जो भी होगा और आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।